Very good morning, class 6. Now, today I am going to teach you civics. Chapter 7 रूरल लाइवलीहुड. रूरल का मतलब होता है गांव से रिलेटेड. ठीक है. इंडिया इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री. भारत जो है हमारा मतलब कृषि प्रधान देश है. 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. करीब 33%, 75% जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. ठीक है. मतलब एग्रीकल्चर का जीवन यापन पर ही पूरा डिपेंडेंट है. राइटली सेड दैट इंडिया लिव्स इन अ विलेज. अगर सीधी तरीके से बात की जाए तो इंडिया जो है गांव में ही बसता है. ठीक है. तो लोगों के वर्क के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे क्या होता है कि हम जो है 3 भागों में उनके व्यवसाय को डिवाइड कर सकते हैं. जो यहाँ पर है प्राइमरी ऑक्यूपेशंस. ठीक है. सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस एंड टर्सरी ऑक्यूपेशंस. प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आता है. सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस के अंदर जो होता है, जो हमारी इंडस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सारी आती है. टर्सरी ऑक्यूपेशंस के अंतर्गत हमारी सारी सुविधाएं या सर्विस इंडस्ट्री आती है. सर्विस इंडस्ट्री का मतलब होता है जैसे बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें होती है टर्सरी ऑक्यूपेशंस के अंतर्गत आती है. ठीक है. ग्रीन रिवोल्यूशन वो पार्ट होता है जो मतलब कि ये बताता है कि हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से बदल गया है. ठीक है. नए तरह के एग्रीकल्चर के अंदर जब हम यूज करते हैं बिल्कुल हाई यील्डिंग सीड्स का, तो उसको हम HIY सीड्स कहते हैं, HYV सीड्स कहते हैं. ताकि हम टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं जिसके अंदर मॉडर्न टूल्स होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा. ये सारी सुविधा ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत आती है. ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारा प्रभाव क्या पड़ा? इंडिया कुड सॉल्व द फूड प्रॉब्लम. ठीक है. भारत में ज़्यादातर फूड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. इंडिया इज़ एबल टू फीड इट्स पॉपुलेशन. और इंडिया योग्य है अपने जनसंख्या को खिलाने के लिए. नाउ इंडिया हैज़ स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट. अब भारत क्या होता है मतलब कि एक्सपोर्ट करने के काबिल है. अगले कॉलम में देखेंगे यहाँ पर है प्लाविंग एंड इरिगेशन. ठीक है. पिक्चर बना हुआ है, प्लाव मतलब हल जोतना. और अब यहाँ पे बात की जाती है कि फार्मर की कैटेगरी कितनी तरह होती है. तो फार्मर की हमारी 3 तरह की कैटेगरी होती है. एक होता है लैंडलेस फार्मर, दूसरा स्मॉल फार्मर, तीसरा बिग फार्मर. लैंडलेस फार्मर्स फार्मर क्या कहते हैं जिसके मतलब कोई ज़मीन नहीं होती है. वो क्या करता है, डेली वेजेस पे काम करता है मजदूर की तरह. स्मॉल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास छोटा मोटा लैंड होता है. ठीक है. जो ये तो लैंडलेस कहलाते हैं, या फिर 2 हेक्टेयर, उनके पास कम 2 हेक्टेयर की खेती होती है. और सब्सटेंस फार्मिंग ये करते हैं जनरली. ठीक है. दे आर अनेबल टू यूज़ द मॉडर्न टूल्स. लेकिन क्या है कि गरीबी की वजह से ये मॉडर्न टूल का उपयोग नहीं कर पाते हैं. तीसरा है बिग फार्मर्स. बिग फार्मर्स के अंदर वो फार्मर आते हैं जो बहुत ही रिच होते हैं. ठीक है. जिनके पास मतलब 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है और इनके पास ट्रैक्टर भी होते हैं और मतलब कि सभी सुविधाएं जैसे होती हैं, हार्वेस्टर, थ्रेसर्स, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, सब इनके पास होती है. यहाँ देखो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू 2001 72.2% इंडियाज़ पॉपुलेशन स्टिल लिव इन विलेज. मतलब 72 से 73% हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी भी गाँव में ही रहती है. आगे देखोगे एनिमल हस्बेंड्री है. एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत मतलब होता है जो हम जानवरों को पालते हैं. ठीक है. उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, जिसमें गाय, भैंसें, बकरी ये सारी आती हैं और उनका दूध ये लोग कलेक्ट करके उनको बेचते हैं. ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद करती है इनका दूध खरीदने के लिए. और आगे देखिए सम फार्मर्स क्या होते हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं. ठीक है. अंडे, मीट, और कुछ लोग होते हैं अन्य काम करते हैं जैसे बास्केट बनाना, खिलौने बनाना, कारपेट बनाना. ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है. घर की जो औरतें होती हैं वो घर का काम करती हैं. ठीक है. ज़्यादातर. इसके अलावा बाकी टाइम वो खेती और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में काम करती हैं. आगे देखेंगे इधर राइट हैंड साइड पे जो है, अगर हम मेन हेडिंग की बातें करें तो ये सब किसान के अलावा जो और जो काम होते हैं गांव के अंदर, जैसे फार्मिंग हो गया, कैटल रेयरिंग हो गया, दूध उत्पादन हो गया. ठीक है. मुर्गी पालन हो गया, फिश का पालन हो गया. और फिर नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे देयर आर 2 एग्रीकल्चर सीजन होता है. एक खरीफ सीजन होता है, एक रबी सीजन होता है. ठीक. खरीफ सीजन स्टार्ट विद द कमिंग टू द मानसून. ये बारिश के टाइम में स्टार्ट हो जाता है, इसे खरीफ सीजन कहते हैं. और इसमें क्या होती है, हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट विद द विंटर सीजन. ठीक है. मतलब फसल कटने का टाइम विंटर सीजन के अकॉर्डिंग होता है जब खरीफ सीजन की फसल बोई जाती है. मेन खरीफ जो क्रॉप्स होती है वो हमारा क्या होता है, राइस एंड कॉटन होता है.
दूसरा है हमारा रबी सीजन, जो मतलब ठंड के स्टार्ट से होती है अक्टूबर या नवंबर, जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, अभी जो ख़त्म हुआ है। हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट्स इन समर, और इसका जो फसल में काटने का जो टाइम होता है वो समर के टाइम पे होता है। रबी क्रॉप्स जो होते हैं व्हीट और ग्राम होते हैं, ठीक है, मतलब गेहूँ और चना। रिच फार्मर यूज मॉडर्न टेक्निक, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। पुअर फार्मर इन सब चीज़ों को ख़रीद नहीं पाते हैं। आगे देखो, स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी कलेक्ट करने का काम करते हैं, फल बेचने का काम करते हैं, साग सब्जी बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा और जीवन यापन का जो तरीका होता है वो मधुमक्खी पालन है, ठीक है, जिससे शहद बनाते हैं। मुर्गी पालन है, दुकान डालते हैं, फिशिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें अन्य ऑक्यूपेशंस के अंतर्गत आती है। अगला है प्रॉब्लम इन विलेजेस। हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, गरीबी है। दूसरा, कर्ज लेकर के ये मतलब कि जो ज़मींदार होता है उनसे वो कर्ज ले लेते हैं, ठीक है, और लगातार इस कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ इसके अलावा है, मतलब कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सब क्रॉप के प्रोडक्शन को प्रभावित करती है, ठीक है। वन मोर प्रॉब्लम इन इंडियन विलेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये इनके पास कोई रोज़गार नहीं होता, वो बेरोज़गार हो जाते हैं। जब तक क्रॉप रेडी नहीं होता तब तक वो बेरोज़गार होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते होते हैं कि गरीबी से जूझ रहे होते हैं, और यही इनका गरीबी का मुख्य कारण होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। नीचे के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ प्राप्त करते हैं कि गवर्नमेंट जो होता है बहुत से स्टेप्स लेती है ताकि क्या हो कि इनकी गरीबी को दूर किया जा सके, और इनका फार्मर का जो कंडीशन है वो उनको इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो क्या है, अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना, ग्रीन रिवोल्यूशन को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव फार्मिंग करना, टू प्रोवाइड लोन्स ऑन लेस इंटरेस्ट, ठीक है, कम ब्याज पे उनको लोन देना, और टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन सीजन, और मौसम के अकॉर्डिंग उनको सीजन एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना। यहाँ देखोगे फैक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश जो है तो मतलब कि हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गांव है वो उत्तर प्रदेश में है, लगभग 98,000 के आसपास है। और यहाँ पे हम बातें करें, केरला जो है मोर लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है टर्म्स के अंदर। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन यापन, पोल्ट्री मुर्गी पालन, लैंडलेस फार्मर का मतलब होता है वो किसान जिनके सॉरी ज़मीन नहीं होती है। हमने क्या पढ़ा, मेमोराइज पॉइंट के अंदर हमने ये पढ़ा कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव इन विलेज, ठीक है, ज़्यादातर किसान जो होते हैं हमारे गांव में ही रहते हैं। ज़्यादातर किसान जो होते हैं वो उनके पास ज़मीनें नहीं होती, वो गरीब होते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि दो तरह की एग्रीकल्चर सीजन होती है, एक खरीफ होता है, एक रबी होता है। खरीफ के अंदर हमारा जैसे मैंने बताया कि राइस और कॉटन होता है, और रबी के अंदर हमारी गेहूँ और चने की पैदावार होती है। रिच फार्मर मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करते हैं, और स्मॉल फार्मर जो होते हैं वो कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं, जो मतलब कि सीजन के अकॉर्डिंग उनको रोज़गार मिलता है, और साथ ही साथ बेरोज़गार भी होते हैं। फूड प्रोड्यूस बाय द फार्मर इज एसेंशियल फॉर हिम, और द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग द जनरल स्टेप्स। जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, मतलब कि लोगों को किस तरह से फार्मर की कंडीशन को इम्प्रूवमेंट किया जाती है, हमने पढ़ा, ठीक है। और आंसर के लिए मैंने बता दूं, जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स ये तो कर लोगे, और यहाँ पे जो छोटे छोटे आंसर्स है वो फ़ोटो में भेज दूँगा, वो भी कर लोगे। और यहाँ पे देखोगे सी के सामने ही यहाँ पे पेज नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये पेज नंबर लिखे हुए हैं, उस पेज नंबर के आगे दे रखा हुआ है। स्पेशली बताने की ज़रूरत होगी जो हमारा स्पेशली ये D4 के लिए है, तो आप देख लो D4 का आंसर, जैसे पेज नंबर 164 लिखा हुआ है, तो हम पेज नंबर 164 को ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 164 है, और यहाँ पे देखोगे एनिमल हस्बेंड्री है, D4.0 लिखा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्रैकेट लगा तो यहाँ लिखोगे। इसके अलावा फिर आप क्या करोगे, ये D4.1 मतलब अगली लाइन यहाँ से लिखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखो, ये तुम्हारा D4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब कंप्लीट है। C1 यहाँ पर है, C2 यहाँ पर है, C3 यहाँ पर है, यहाँ से लेकर मतलब कि जहाँ तक टिक है वो C3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह सारे आंसर टिक किए हैं वो पेजेस में भेज दूँगा, ठीक है। D2 के लिए आपको देखो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और C5 का आंसर यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक है। D3 का आंसर स्टार्टिंग से लेकर के इन द विलेजेस तक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।